नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान का भूगोल आज अपन क्विक रिवीजन करेंगे, मतलब रैपिड रिवीजन करेंगे, फटाफट से पढ़ेंगे, पूरा भूगोल पढ़ेंगे। मतलब कि भौतिक दशाएं जो भी है दोस्तों, भौतिक अवस्थिति है, वो अपन आज बात करेंगे। लेकिन आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास के अंत तक आपको जुड़े रहना है, ताकि आपका जो ये भौतिक प्रदेश है ना, ये आज की एक ही क्लास में पूरा का पूरा कंप्लीट हो सके, क्लियर हो सके। अगर आप पटवार की तैयारी करें या फिर ग्राम सेवक की या फिर जो भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करें, वनपाल, वनरक्षक या कांस्टेबल की, तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं आपके लिए बीच बीच में एडवांस भी देते रहूँगा, ताकि आपको जो है और भी अन्य अतिरिक्त जानकारी भी पता चल सके। अच्छा हाँ, अगर आपने इससे पहले भी पढ़ा है भौतिक प्रदेश या फिर भौतिक ये जो है अवस्थिति, तो आज आप रिवीजन कर लीजिएगा, है ना, आपके लिए और भी बेटर रहेगा। चलिए दोस्तों, राजस्थान में तैथिस सागर का अवशेष जो है ना, ये किसे कहा जा सकता है, हम किसे कहेंगे? बोले सर, राजस्थान में तैथिस सागर का अवशेष जो है उत्तर पश्चिमी मरु प्रदेश को और पूर्वी मैदान को, मतलब कि अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए व बे दोनों को कहा जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन, गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। मतलब जो गोंडवाना प्रदेश है, या फिर हम कह सकते हैं इससे संबंधित हिस्सा कौन सा नहीं है, भाग इस गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, गोंडवाना भूमि का भाग नहीं है। तो देखिए, अरावली पर्वत तो है। अगर अरावली है तो दोस्तों अरावली के अंतर्गत आता है आबू पर्वत, और ये दक्षिणी पूर्वी पठार भी इसी के अंतर्गत आएंगे। शुष्क प्रदेश जो इसका हिस्सा नहीं है, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। शुष्क प्रदेश के जो क्या है, शुष्क प्रदेश क्या है, शुष्क प्रदेश अपन पढ़ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, ये आपको बताना है। सुपर क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोले सर, इसमें तो राजस्थान का भूगोल होगा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम राजस्थान का भूगोल है, और ये जो है 1968 में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखना दोस्तों, सुपर क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन था ये आपका। अगला क्वेश्चन आता है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा है, ये आप सभी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। देखिए, 8 भागों में या फिर 7 भागों में या 5 भागों में या 10 भागों में, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बोले सर, ये 7 भागों में इन्होंने बांटा है राजस्थान के किसको, राजस्थान के भौतिक विभागों को। अच्छा, 7 भाग कौन कौन से मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ दोस्तों। 7 भाग ये है, इनके बताए अनुसार अपन 4 भाग ये पढ़ेंगे, सॉरी 7 भाग कौन से, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कौन से 7 भाग बताए? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, मतलब उत्तर पश्चिम प्रदेश, मतलब शुष्क प्रदेश को, मरुस्थल प्रदेश को इन्होंने 2 भाग में बांटा। फिर एक नहरी क्षेत्र, अरावली पहाड़ी, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़। तो चंबल बीहड़ को भी इन्होंने एक अलग से भौतिक भाग माना है। तो दोस्तों, ये भौतिक प्रदेश जो है ये मिश्रा जी के अनुसार है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, धरातल और जलवायु के आधार पर भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है? धरातल और जलवायु के आधार पर भौतिक स्वरूप को, राजस्थान के भौतिक स्वरूप को अपने 4 भागों में बांटा गया। उत्तर पश्चिम, दोस्तों कौन कौन से? उत्तर पश्चिम जो है मरुस्थलीय प्रदेश, बोले सर, और सेकंड जो आप सबको पता होगा अरावली प्रदेश, और जो है अपना थर्ड जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और पूर्वी मैदानी भाग है ना, पूर्वी मैदानी भाग। दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था ये आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, झीलों में खारा पानी होने और नमक उत्पादित होने का मुख्य कारण। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए लगभग 100 से अधिक क्वेश्चन होंगे भौतिक प्रदेश के, ठीक है, भौतिक प्रदेश के 100 से अधिक क्वेश्चन होंगे, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। झीलों में खारा पानी होने और नमक उत्पादित होने का मुख्य कारण जो है वो है माइका शिस्ट चट्टानें। ये ऑप्शन सभी का लॉक हो जाएगा। अगर काफ़ी भाई बहनों को लगता होगा कि ये जो क्वेश्चन है ना आसान है, लेकिन मैं बता दूं, अगर आप लास्ट तक जुड़े रह के देखेंगे कि हाँ हमारा भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो चुका है, तभी आप विश्वास कर पाएंगे, लेकिन आपको अंत तक जुड़े रहना है। नंबर 7 क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत भाग में विस्तारित है, या फिर क्षेत्रफल है इसका? मतलब कि जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग है ना अपने राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? आपने कहा सर 61%। चलिए तो भैया बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, मतलब कि
केवल उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग जो है 2,09,000 जो है वर्ग मीटर में, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग जो है मरुस्थलीय भाग है। राजस्थान की कुल जनसंख्या पूछा है, पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्षेत्रफल पूछा था, इस बार क्या पूछा जा रहा है, जनसंख्या। तो जनसंख्या जो है ना प्यार दोस्तों 40% है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा सभी भाई बहनों का। अच्छा क्वेश्चन था ये, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, जिसमें कुल है जो 12 मरुस्थलीय जिले आते हैं। चलिए साहब, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग से संबंधित असुमेलित क्या है, बताइए। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग से संबंधित असुमेलित क्या है। यहाँ की वर्षा 20 सेमी से 50 सेमी तक होती है, बिल्कुल राइट है। जलवायु यहाँ की शुष्क और अत्यधिक विषम है, यह भी राइट है। मुख्य फसल यहाँ की बाजरा, मोठ, गवार, बिल्कुल राइट है। और अगर बात की जाए कि भाई मिट्टी यहाँ की, तो मिट्टी यहाँ की लाल दोमट मिट्टी नहीं है प्यारे दोस्तों, तो कौन सी है यहाँ पे जो है, मैं आपसे बात करूं तो बलुई मिट्टी है ना, तो डी ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर लॉक हो जाएगा भैया। मतलब डी ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मिट्टी नहीं है। असुमेलित संबंधित असुमेलित पूछा है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशाल बालू का स्तूप किस भूभाग का उदाहरण है। विशाल बालू का स्तूप जो है किस भूभाग का उदाहरण है, तो ये अपने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हो जाएगा। अब ये बालू का स्तूपों के बारे में अपन बात करते हैं, कौन सा बालू का स्तूप कहाँ पर सर्वाधिक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि भाई निम्न में से असुमेलित नहीं है, सॉरी सुमेलित नहीं है, असुमेलित कौन सा इनमें से, ठीक है। सुमेलित नहीं है मतलब कि असुमेलित आपको बताना है। एक साइड में भौतिक प्रदेश दे रखा है, एक साइड में भूभाग दे रखा है, मतलब उसका क्षेत्रफल। देखिए किसकी बदौलत पूछा जा रहा है, राजस्थान के कुल भूभाग की बदौलत पूछा जा रहा है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश का कुल भूभाग 9% है, बिल्कुल दोस्तों राइट है। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का भूभाग 61% है, बिल्कुल राइट है। पूरी मैदानी भाग का भूभाग जो है वो 23% है, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे जो है पूर्वी पठारी भाग ये 9% गलत दे रखा, क्योंकि ये मात्र 7% ही है भूभाग। तो प्यारे दोस्तों अपना राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक मौजूद है, क्या है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में सर्वाधिक मौजूद है, बताइए सर्वाधिक क्या मौजूद है। आपने कहा सर इसका राइट आंसर लिग्नाइट भी है, खनिज तेल भी है, लाइमस्टोन भी है, तो अपना राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर दोस्तों खनिज की कमी नहीं है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में हर प्रकार के खनिज लगभग पाए जाते हैं। देखिए पवनानुवर्ती जो बालू का स्तूप को क्या कहते हैं, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप को क्या कहते हैं, बरखान स्तूप कहते हैं, या रेखीय स्तूप कहते हैं, या फिर बौलिक स्तूप कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आपने कहा सर इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। चलो लॉक करते हुए रेखीय स्तूप अपन लॉक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो रेखीय स्तूप है ना दोस्तों, मुख्य रूप से कहाँ पे, जैसलमेर बाड़मेर में होते हैं रेखीय स्तूप, मतलब पवनानुवर्ती, ठीक है। कौन सा बालू का स्तूप महिलाओं के हेयर पिन की तरह होता है, मतलब नेटवर्क बालू का स्तूप होगा, या अवरोधी बालू का स्तूप होगा, या पैराबोलिक, या फिर ताराबालिक। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बालू का स्तूप महिलाओं की हेयर पिन के समान है ना, तो ये अपना पैराबोलिक बालू का स्तूप हो जाएगा। सी ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को हम दूसरे नाम से जानते हैं। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो अर्धचंद्राकार बताइए। सर पवनानुवर्ती हमने पढ़ लिया, रेखीय है, और यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा बरखान। देखिए दोस्तों बरखान, पैराबोलिक अपन ने देख लिया कि भाई ये तो हेयर पिन की तरह, ये लगभग जो है ना ये सभी जिलों में पाए जाते हैं, ये वाले बालू का स्तूप पैराबोलिक। बरखान जो है ना अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को हम दूसरे नाम से बरखान कहते हैं, लेकिन इसके बारे में जिलों के बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। लाठी सीरीज किसका उदाहरण है, लाठी सीरीज दोस्तों ये एक भूगर्भीय पट्टी है, भूगर्भीय मतलब पट्टी कह लो या फिर एक लाइन कह लो, मतलब है ना ये कंटिन्यू है। और दोस्तों ये राइट आंसर अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। ये पोखरण से लेकर मतलब लाठी तक, लाठी से होते हुए जैसलमेर की ओर है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। जैसलमेर की चट्टान दोस्तों कैसी है, जैसलमेर की जो चट्टान है ना वो कैसी है, मतलब किस पत्थर की है, बलुआ पत्थर की, लेकोलिथ पत्थर की, या बैथोलिक पत्थर की, बताइए। सर बलुआ पत्थर की ही होगी। ये जुरेसिक काल की चट्टान है दोस्तों, किस काल की है, जुरेसिक काल की, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे ना आपके लिए तो जुरेसिक काल हो जाएगा, और ए ऑप्शन बलुआ पत्थर है ना, ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन है संपूर्ण थार मरुस्थल का लगभग कितने प्रतिशत भाग जो है राजस्थान में है। बताइए जल्दी से, मैं आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा आज नहीं करने वाला। संपूर्ण थार मरुस्थल का लगभग कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में है। तो संपूर्ण थार मरुस्थल का लगभग जो है 60% भाग जो है केवल और केवल राजस्थान। पूरा जो थार मरुस्थल है ना, इसे महान, भारत का महान मरुस्थल भी बोलते हैं, ठीक है, रेगिस्तान भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल से संबंधित गलत क्या है। देखिए दोस्तों, इससे संबंधित जो गलत है वो क्या है। सबसे अधिक जैव विविधता वाला ये मरुस्थल है। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो भी विश्व में जो मरुस्थल है उन सभी में से ये जो है सबसे जैव विविधता वाला मरुस्थल है। जनसंख्या घनत्व में भी ये सर्वाधिक है, ये वाला मरुस्थल। कौन सा? थार मरुस्थल। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, मतलब राजस्थान लिख देता हूँ, है ना यहाँ पे। मतलब कि इस थार मरुस्थल में थार मरुस्थल का जो सबसे आबादी वाला जो राज्य है वो राजस्थान ही है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। मतलब संबंधित गलत क्या है, तो गलत कोई है ही नहीं, इसका मतलब अपन डी ऑप्शन को लॉक करेंगे भैया। अगला क्वेश्चन आता है रण, या फिर आप उसी को कह सकते हैं टाट, ठीक है, टाट। रण या फिर टाट क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। देखिए दोस्तों, कन्नौड़, भाकरी, थोब, सिंगाना। अब इनमें से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग लग ही रहा होगा, तीनों में से एक डिफरेंट लगेगा, सिंगाना। और सिंगाना मुझे लगता है कि झुंझुनू में। तो दोस्तों जो है ना, सिंगाना झुंझुनू में, तो बाकी जो है जैसे थोब है, ठीक है, जैसे थोब है, भाकरी है, ये कन्नौड़ है, ये जो है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के क्षेत्र है, ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ये झुंझुनू का क्षेत्र था। अर्ध शुष्क जो है लूणी नदी का क्षेत्र तंत्र नहीं है, लूणी नदी का क्षेत्र तंत्र नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, पाली से गुजरती है, जोधपुर से गुजरती है, बीकानेर से भी गुजरती है। बोले सर बाड़मेर नहीं जाती, बाड़मेर नहीं जाती, जाती है साहब, बीकानेर में कोई नदी नहीं है। मतलब बीकानेर और चुरू दो ऐसे ज़िले बीकानेर और चुरू, जहाँ पर ध्यान रखना मूंग ज़्यादा होते हैं लेकिन कोई नदी नहीं है, ध्यान रखना प्यारे दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भाई शेखावटी क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूपों का बाहुल्य है। अब बताइए, शेखावाटी क्षेत्र जो है यहाँ पर किस प्रकार के बालू का स्तूपों का बाहुल्य है। बरखान, पैराबोलिक, पवनानुवर्ती या फिर अनुप्रस्थ। सर यहाँ पे राइट आंसर तो ए ऑप्शन ही होगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बरखान। बरखान को अपन अर्धचंद्राकार भी कहते हैं दोस्तों। बरखान को क्या कहते हैं अपन? अर्धचंद्राकार भी कहते हैं। ये केवल शेखावटी में ही नहीं, मैं कहता हूँ कि ये जैसलमेर वगैरह है और इस साइड बीकानेर है, गंगानगर वगैरह सभी जिलों में लगभग है जो ये पाए जाते हैं। गग्गर का मैदान किन जिलों में विस्तारित है बताइए। गंगानगर और बीकानेर में, गंगानगर और चुरू में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, सूरतगढ़ और बीकानेर में। दोस्तों पहले तो ये देख लो कि सूरतगढ़ बीकानेर, सूरतगढ़ जिला नहीं है, ठीक है। दूसरा ये देख लो कि बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती। तीसरा ये देख लो कि चुरू में भी कोई मतलब नदी नहीं बहती। तो प्यारे दोस्तों, कितना कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे भी आप कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को मतलब कि अपना दिमाग का लॉजिक लगाकर भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना प्रदेश है, गोंडवाना प्रदेश है नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी का आंतरिक क्षेत्र, लूणी जवाई बेसिन बिल्कुल है गोंडवाना का प्रदेश, है ना। लूणी जवाई बेसिन हो जाएगा राइट आंसर, सभी का सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। गोंडवाना प्रदेश मतलब मैं आपसे बात करूं, जालोर व पाली क्षेत्र जो है मुख्यतः गोंडवाना प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बालोतरा के बाद लूणी नदी का पानी खारा है, कौन सा कारण गलत है। देखिए दोस्तों, ध्यान देना, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन भी अच्छा है। और मैं आपको बता दूं, आपके लिए नदियों को भी मैं क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। नदियों से भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। 2 क्वेश्चन तो पक्का ही देख लेना, है ना। अगर 2 नहीं तो कैसा है। देखिए, सुमेलित का पूछ लिया तो आपके, मैं तो कहता हूँ वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए नदियाँ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो बालोतरा के बाद लूणी नदी का पानी खारा होता है, कौन सा कारण गलत है। देखिए, नमक युक्त चट्टानें होने के कारण, मरुस्थलीय प्रदेश के अफवाह के कारण, और देखिए नमक के कणों के कारण या वनस्पति अधिक के कारण। क्या मतलब गलत है? वनस्पति अधिक होने के कारण ये कोई कारण थोड़ी है ना। बाकी सारे कारण सही है लेकिन ये गलत है। डी ऑप्शन सभी का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिलों में विस्तृत है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ना किन जिलों में विस्तृत है? तो भाई बाड़मेर और जैसलमेर में, ठीक है। अगर बात करें 3104 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है वैसे, ठीक है। तो अपना जैसलमेर और बाड़मेर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा वैसे। और ध्यान रखना मरु उद्यान जो है इसके बारे में अपन क्या ही बात करें, वैसे बहुत सारी, जैसे ये ऑकलवुड फॉसिल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑकलवुड मतलब कि अति प्राचीन यहाँ पर लकड़ी के अवशेष मिले हैं हमें। और दोस्तों ये गोडावण की कर्मभूमि या फिर गोडावण की जो है भूमि है कह सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाई मरुस्थल भाग की जलवायु कैसी है? मरुस्थल भाग की जो जलवायु है ना वो कैसी है? और जलवायु के बारे में आपको कोपेन की जो जलवायु के कोपेन का जो वर्गीकरण है ना दोस्तों, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने के चांसेज है। तो वो भी आप जरूर रटेंगे क्योंकि अपन इसी क्लास में पढ़ेंगे वो भी। तो मरुस्थल भाग की जलवायु जो है ना शुष्क जलवायु है, ध्यान रखना, ठीक है। शुष्क या फिर अत्यधिक विषम जलवायु। जोहड़ व नाडा किसे कहते हैं दोस्तों, बताइए। जोहड़ व नाडा जो है ना किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए। देखिए, जल प्राप्ति हेतु कच्चे व पक्के कुएं, बालू का स्तूप में जल इकट्ठा होना, नदियों के भूभाग को, या जल संग्रहण हेतु हौद। हाँ, यही होगा, जल संग्रहण हेतु एक हौद टाइप, मतलब नाडा या फिर जोहड़, ये शेखावाटी क्षेत्र में मुख्य रूप से बनाया जाता है। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, डी ऑप्शन सभी भाई बहनों का लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख लवणीय स्रोत कौन सा है? प्रमुख लवणीय क्षेत्र कौन सा है बताइए। पचपदरा, सांबर, डीडवाना। अरे भाई साहब देखिए, पचपदरा भी नमक युक्त जो है नमकीन, मतलब कह सकते हैं आप नमक युक्त जो झील है, सांबर भी है, डीडवाना भी है। ये तीनों जो झीलें ना मुख्य है राजस्थान के लिए, ठीक है। और ये सांबर झील तो अकेला भारत के 8.7% जो अकेला जो अपना नमक उत्पादन करके देती है, ठीक है। और बाकी पचपदरा है, डीडवाना है, डीडवाना नागौर है, सांबर जयपुर है, पचपदरा कहाँ पर है? बोले सर बाड़मेर में। चलो साहब अगला, सर्वाधिक नेटवर्क बालू का स्तूप कहाँ पर मिलते हैं हमें ये बताइए। सर्वाधिक नेटवर्क बालू का स्तूप हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू या जैसलमेर? बोलो सर सर्वाधिक नेटवर्क है ना। तो दोस्तों आप ट्रिकली याद रखेंगे कि सर्वाधिक नेटवर्क मतलब नेटवर्क की कभी समस्या ना आए, वो कौन सा जिला है? बोले सर हनुमानगढ़ है। लेकिन आप तो कहेंगे सर हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो चलो ज़्यादा को देख लो, जो भी देखो, मतलब आपको याद करने का जो भी तरीका होना चाहिए, ठीक है। अगर नेटवर्क की समस्या ज़्यादा है तो भी आप ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक नेटवर्क बालू का स्तूप यहाँ पे। अगर नेटवर्क की समस्या बिल्कुल भी नहीं है तो भी आप ऐसे इस प्रकार से याद रखेंगे इसको, हनुमानगढ़, ठीक है भैया। हनुमानगढ़, गंगानगर वगैरह, ठीक है। मतलब हनुमानगढ़ से हिसार तक, हिसार जो है ना हरियाणा में, वहाँ तक ये स्तूप फैला हुआ है, ठीक है, बालू का स्तूप। चलिए अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में, जैसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है ना। विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला किसे कहा जाएगा? ये आपका राजस्थान जीके का क्वेश्चन है, ये आपका विश्व जीके मतलब भूगोल का क्वेश्चन है, ये आपका भारत भूगोल का भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा डी ऑप्शन, अरावली। ओके सर, अरावली प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जाति का बाहुल्य है? अरावली प्रदेश में कौन सी जाति का बाहुल्य है? भील भी है, मीणा भी है, गरासिया भी है। मतलब तो यहाँ पर और भी जाति में कह लूँ, डामोर वगैरह हो गया है ना, और कंजर वगैरह हो गए, तो और भी जातियाँ यहाँ पर निवास करती है, क्योंकि ये पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ पर कृषि वगैरह है और इनका मुख्य साधन जो कि वन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वत की कुल कितनी लंबाई है बताइए। राजस्थान में अरावली पर्वत की कुल कितनी लंबाई है? प्रतिशत में पूछा है। राजस्थान में आप सबको पता होगा कि भाई कुल जो है ये 600 मतलब कितनी है, 600 सर 80 है, 692 है ना। और राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में कितनी है, बोले सर 550 है। तो कुल जो है इसके अगर अपन निकाले प्रतिशत तो मतलब 80% जो है अपने केवल अकेले राजस्थान में ये निकलती है, ठीक है, ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित असुमेलित है। देखिए दोस्तों, अगर आप टॉपिक को क्लियर करते हैं ना तो आसान क्वेश्चन भी आ रहे हैं, पर इसमें आपको है ना ध्यान रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि इतने आसान आपको एग्जाम में पूछ ले। मैं तो कहता हूँ एक टॉपिक ये उठा दिया, एक टॉपिक आपका अरावली पर्वत का उठा दिया, एक टॉपिक उत्तर पश्चिम मरुस्थल का उठा दिया, और एक जो टॉपिक अपना वहाँ से दक्षिणी पूर्वी पठारी का, और एक
मतलब दक्षिण पूर्वी पठारी का और एक मैदानी भाग का उठा लिया, तो मतलब तीन चारों अलग अलग हो गए। वहाँ यूं भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, सारा जो कॉन्सेप्ट आज क्लियर होगा आपका। यहाँ पे देखिए भूभाग यहाँ का जो है ना 9% देर का, बिल्कुल सही है। कुल जनसंख्या 10 देर की है, 10% देर की है, बिल्कुल सही है। मिट्टी यहाँ की काली भूरी लाल कंकरीली, सही है। जलवायु यहाँ की आर्द्र, सही है क्या? नहीं सर, यहाँ की जलवायु उपाद्र है। चलो साहब, यहाँ की जलवायु कैसी है? उपाद्र। सी ऑप्शन आपका असुमेलित होगा, लेकिन हमने सुमेलित कर दिया मिलके। अगला क्वेश्चन है, देखिए अरावली क्षेत्र में प्रमुख कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? अरावली क्षेत्र में प्रमुखतः कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? देखिए दोस्तों, तांबा पाया जाता है, सीसा जस्ता भी पाया जाता, अब्रक भी पाया जाता, कोयला वहाँ पर नहीं पाया जाता। तो फिलहाल हम लॉक करेंगे डी ऑप्शन। कोयला सर्वाधिक, जैसे बीकानेर हो गया, जैसे झुंझुनू हो गया, ठीक है, इस साइड में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भाई क्या पूछा जा रहा है कि अरावली भागों में मुख्यतः किसकी खेती की जाती है? अरावली भागों में मुख्य रूप से चावल की खेती या बाजरे की खेती या फिर गेहूं की खेती या फिर मक्के की खेती। देखिए दोस्तों, गेहूं की बात करें, गंगानगर व हनुमानगढ़ में सर्वाधिक गेहूं होता है, ठीक है। अगर बात की जाए बाजरा की, तो दोस्तों बाड़मेर में, क्षेत्रफल की दृष्टि से बाड़मेर में सर्वाधिक गेहूं होते हैं, और उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक अलवर में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, मक्का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मक्का की खेती जो है अरावली भागों में मुख्य रूप से की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में कुल कितने जिले सम्मिलित है? मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में देखिए, अरावली को भी फिर अलग अलग भागों में बांटा गया है। बोले सर कितने? 3 भागों में बात करेंगे अपन, ठीक है। अरावली मध्यवर्ती जो अरावली है ना, इसमें कुल कितने जिले हैं? आपने कहा सर, अच्छा मध्यवर्ती अरावली, हाँ। टोटल अरावली प्रदेश में जो है ना, कुल अरावली प्रदेश में अपने कुल कितने? 13 जिले हैं, ठीक है, जो कि एक जल विभाजक का कार्य करती है। दोस्तों ये अरावली पर्वत श्रेणी अपने जल विभाजक मतलब वर्षा का विभाजन करती है। चलो, लेकिन ध्यान रहे कि ये भी 3 पार्ट में बनी हुई है, ठीक है। तो ये तो अपने हो गया। अरावली पर्वत श्रृंखला किसका अवशेष है? दोस्तों ये बताना है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ना, किसका अवशेष है? आपने कहा सर ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका है? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूमि का अवशेष है। ये ऑप्शन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। अरावली को ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? अरावली को ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? आपने कहा सर अभी अभी हमने सुना है आपके मुंह से कि 3 भागों में बांटा गया। चलो 3 भाग। अब ये 3 भाग जो है अपन आगे बात करते हैं, आइए चलो यहीं पे देख लेते हैं। अरावली देखिए, एक तो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश है, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश ये पहला भाग, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश ये दूसरा भाग, दक्षिणी अरावली प्रदेश ये आपका तीसरा भाग, ठीक है। पहला कौन सा? उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती, तीसरा दक्षिणी। बस पश्चिमी को हाथ ही नहीं लगाना है, मतलब ध्यान ही नहीं देना, पश्चिम में भाग है भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली किन 2 महान नदियों के बीच जल विभाजक रेखा का कार्य करती है? बताइए, अरावली किन 2 महान नदियों के बीच में जल विभाजक रेखा का कार्य करती है? तो गंगा जमुना बेसिन के बीच में या गंगा सिंधु बेसिन। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? बोले सर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? आपने कई बार पढ़ा होगा और आपने किताबों में भी पढ़ा होगा। ये सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 930। काफ़ी भाई बने 1 करें लेकिन गलत। यहाँ पे राइट आंसर अपना होगा बी ऑप्शन, 930 मीटर है इसकी कुल समुद्र तल से ऊंचाई, औसत ऊंचाई पूछी जा रही है। अरावली खंड से असंगत क्या है? देखिए प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न में आपका भले चाहे गलत हो या फिर सही भी हो तो खुशी नहीं करना, खुशी मतलब नाम की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश जो है ना, ये जयपुर से लेकर खेतड़ी तक विस्तृत है। अब ये खेतड़ी कहाँ पर है? बोले सर झुंझुनू। ठीक है भैया, उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश जयपुर से खेतड़ी तक है। मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र जो है ना, ये अजमेर से राजसमंद तक है। तो अजमेर की जो भी पहाड़ियाँ वो मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र में आती है, राजसमंद की भी आती है, ठीक है। और दक्षिणी अरावली प्रदेश की बात करें तो राजसमंद से लेकर आबू तक,
ध्यान रहे प्यारे दोस्तों, तीनों कंसेप्ट, तीनों लाइनें ये आपकी क्लियर होनी चाहिए। दक्षिण अरावली प्रदेश जो है राजसमंद से आबू तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मतलब कि उसमें गलत कोई है ही नहीं, अरावली खंड से असंगत क्या है, असंगत कोई है भी नहीं। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का पठारी बाग क्या कहलाता है। क्वेश्चन शानदार है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। चित्तौड़गढ़ का पठारी बाग जो है मेसा का पठार है। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का किला भी आपको याद हो तो बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ का किला, मुख्य जो किला है ना चित्तौड़गढ़ का, 620 मीटर की ऊंचाई पर आई थिंक, है ना। तो ध्यान रहे दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, 620 मीटर की ऊंचाई पर है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, जो गिरवा पहाड़ियाँ है ना, गिरवा पहाड़ियाँ वो उदयपुर में, ठीक है। और जो अपने भाकर है ना, भाकर वो कहाँ पर है, वो अपने जो है ये तचतुरी नुमा है गिरवा पहाड़ियाँ, ठीक है। और भाकर जो है ये सिरोही के अंतर्गत आते हैं, भाकर, ठीक है, स्थानीय भाषा में। चलिए दोस्तों, बर, पखेरिया, शिवपुर घाट, देखिए ये क्या है, बर है, पखेरिया है, शिवपुर घाट है, सुरा घाट है, किस क्षेत्र के दर्रे हैं, मतलब ये क्या है, ये सभी दर्रे कह लो या फिर घाट कह लो, ठीक है, या फिर नाल कह लो। तो ये दोस्तों कहाँ के हैं, ये अपने ब्यावर के हैं। कहाँ के दोस्तों, ब्यावर के। और ब्यावर कहाँ पर है, अजमेर में पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। और ब्यावर की स्थापना किसने की थी, एरिक डिक्सन ने की थी, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार किस जिले में है, बताइएगा। राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो है ना किस जिले में है। इतना आसान क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है तो आप करेंगे सिरोही। ऊंचा पठार जिसका नाम है उड़िया का पठार। कौन सा पठार है, उड़िया का पठार, उड़िया पठार है। ये कुल कितना है दोस्तों, 1360 मीटर की ऊंचाई पर है ना। कितना है, 1360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये उड़िया का पठार। ये ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था, बताइए। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था। और इसे गुरु माथा भी कहा जाता है, इसे गुरु माथा भी कहा जाता है, गुरु माथा। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा था। दोस्तों गुरु शिखर की लंबाई जो है ना ऊंचाई जो है 1722 है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए वहाँ पर कहीं कहीं पे आपको 1727 मिलेगी, लेकिन वहाँ पर क्या है कि वो 5 फीट ऊंचाई जो है मंदिर की भी ले रखी है, जो मंदिर बना है ना भगवान दत्तात्रेय जी का। तो ये चीज़ आप सभी ध्यान रखेंगे, 1722 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है सभी का, साथुर नामक पहाड़ी और एक लाखेरी पहाड़ी। अब आपके लिए इजी कैसे होगा, साथुर का अगर आपको पता नहीं है लेकिन लाखेरी का आपको पता है, क्योंकि लाखेरी में सीमेंट का कारखाना है, आप सबको पता है। लाखेरी पहाड़ी जो है ये बूंदी में है दोस्तों, ठीक है। तो अब आप इसके साथ साथ ये साथुर भी कर लेना, ध्यान रखना। साथुर कहाँ पर है, बोले सर बूंदी में, ठीक है। तो ये लगभग जो है ये 1800 फीट की ऊंचाई पर है, साथुर है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, सही सुमेलित आपको करना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सही सुमेलित आपको करना है तो क्या होगा, 48 नंबर क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। शहर छोटी जो है ना ये 1597 किलोमीटर, सही है क्या। हाँ सर सही है, चलो। तो दिलवाड़ा छोटी 1442 मीटर है, यहाँ पे मीटर सही है, बिल्कुल है। आबू पर्वत दोस्तों 1295 मीटर देर का है, जो कि सही है। कहीं कहीं पे आपको इसकी है ना ऊंचाई वैसे केवल 1200 मीटर ही कहीं पे लिखी होती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अपना इस प्रश्न का राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर 1280 नहीं, जबकि इसका जो है 1380 है, मतलब अचलगढ़ का। तो 1280 मीटर नहीं है, 1380 है। और आबू पर्वत की बात करें दोस्तों, कहीं कहीं पे जो लिखा है ना लगभग 1200, ठीक है, लगभग 1200, लेकिन ये 1295 मीटर, ये तो सही है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर सुमेलित, सही सुमेलित कीजिए। मतलब सॉरी, ये क्वेश्चन खुद गलत है, मैंने आंसर तो सही दिया लेकिन क्वेश्चन गलत है। मतलब असुमेलित आपको ढूंढना था, मतलब है ना, समझ रहे मेरी बात को, असुमेलित ढूंढना था इसमें आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, इनमें से उड़िया पठार की ऊंचाई कितनी है, बताइए। इनमें से उड़िया पठार की ऊंचाई कितनी है, उड़िया पठार की ऊंचाई। तो देखिए दोस्तों, उड़िया पठार की ऊंचाई इनमें से 1360 मीटर है। कितनी है, 1360 मीटर है। सी ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, उदयपुर व राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताना था।
चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। उदयपुर व राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी का नाम है जरगा, है ना। डी ऑप्शन सभी का सही उत्तर होगा। अब आपको पता होगा गुरु से जरा आशा रखो, है ना। सबको होता है गुरु, शेर, जरगा, अचलगढ़, और यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन जरगा हो जाएगा। मतलब भारत राज्य की तीसरी ऊंची चोटी, ठीक है। सॉरी, राज्य की तीसरी नहीं, सॉरी चौथी चोटी है ये। जरगा जो है चौथी चोटी है, ठीक है, तीसरी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनियमित धरातल वाला कटा फटा जो है ना, अनियमित धरातल वाला कटा फटा पठार जो है वो कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये जो है ना फर्स्ट से लेकर 6 तक मैं छोटियों की आपको लिस्ट दे देता हूँ आज ही इसी क्लास में, ताकि आपका कन्फ्यूजन जो भी हो दूर हो जाए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार। अनियमित धरातल वाला कटा फटा जो फटा पठार है ना, वो अपना लासड़िया पठार हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन सभी का सही उत्तर होगा, जो कि राजसमंद से मतलब राजसमंद से उदयपुर की पहाड़ियों तक, उदयपुर तक विस्तृत है। भोरट का पठार कहाँ विस्तृत है? मतलब भोराट या फिर भोरट का पठार जो है ना, ये भोरट का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, या नहीं सर, तो राजसमंद और भीलवाड़ा नहीं सर, तो उदयपुर और सिरोही नहीं, उदयपुर और राजसमंद हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है अपना, अरावली श्रृंखला में मुख्य किसकी चट्टान है? क्वार्ट्जाइट की चट्टान है, या शिष्ट चट्टान है, या फिर ग्रेनाइट की है, या फिर उपरोक्त सभी? तो आप सभी का सही उत्तर जो होगा इसका वो हो जाएगा क्वार्ट्जाइट, शिष्ट, ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें, सभी इन चारों प्रकार की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों, जो आपको मैंने बताया अभी, हाँ ये, ठीक है। ये देखिएगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक में प्रकाशित है ना, वो इस प्रकार से देखिए, गुरु शिखर, गुरु से देखिए यहाँ पर आपको वो ट्रिक जो है वो आपने अपनी जो कॉम्पिटिटिव गाइड है उसमें अपने बनाई है, लेकिन इसमें देखिए इसका जो है ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अलग ही जो है ये मैटर है। देखिए गुरु शिखर 1722 जो कि देर का है, दूसरी छोटी देर का है शेर, तीसरी छोटी देर का है दिलवाड़ा को, ठीक है। देखिए गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, फिर है जो अपना जरगा आ जाता है, फिर अचलगढ़ आता है, फिर आबू आता है। देखिए तो कई बार क्या होता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो आंकड़े होते हैं वो सही माने जाते हैं, है ना। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। और बाकी जो है दोस्तों अपन इसका सेकंड पार्ट कल पढ़ेंगे, इस भूगोल का अपन सेकंड पार्ट कल पढ़ेंगे। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज अपन ने लगभग 55 क्वेश्चन कवर किए, लेकिन इसमें जो एडवांस था वो सारा मैंने आपको बताया। बाकी जो भी अपना रहेगा वो कल हो जाएगा, और परसों अपन पूरी नदियाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार अपना जो सहयोग और विश्वास राजस्थान क्लासेस पे बनाए रखें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सुपर फास्ट क्विक रिवीजन, रैपिड रिवीजन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। ये कहना तो हमारा कर्तव्य है, बाकी खैर आप करो या ना करो, लेकिन करना भी ज़रूरी है साहब, करना चाहिए। अगर आप सुबह के टेस्ट को देना चाहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना कि मैं मारवाड़ का इतिहास कराऊंगा, लेकिन मारवाड़ का इतिहास मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ में करवा लिया। मतलब पूरा मारवाड़ का इतिहास मैंने आपको 2 पार्ट में दे दिया है प्यारे दोस्तों। तो आप टेस्ट देकर अपने मारवाड़ के इतिहास को कवर कर सकते हैं, और वो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आप टेस्ट को देख सकते हैं लेटेस्ट पोस्ट में जाकर। चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।